नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 जियो की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 9 एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, एक्चुअली में ये हमारा रिवीजन बैच है और इस बैच में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब बात ये आती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते कौन से? देखिए, इस सीरीज में हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया। फर्स्ट, वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट को कवर करते हैं, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो। देखिए, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है उसमें 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और आपके एनुअल एग्जाम में, मिड टर्म एग्जाम भी है, एनुअल एग्जाम हो या मिड टर्म एग्जाम हो, उसमें जो 75% क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 75% क्वेश्चंस इन्हीं 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से होते हैं। ओके, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है ना, वो इस टाइप के टॉपिक के ऊपर रहता है। तो हमने सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस, जो इस टाइप के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उनके ऊपर फोकस किया। उसके बाद बात आती है सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की, जो इस सीरीज में हमने इंक्लूड किया। वो है जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो हर बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप अगर किसी भी देखिए, आप चाहे सीबीएसई अपने स्कूल के, आप खुद के स्कूल का उठा करके देख सकते हो, या आप केवीएस के, जेएनवी के, कहीं से भी आप लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखाई देंगे जो हर बार एग्जाम में आ जाते हैं। लिटिल बिट लैंग्वेज चेंज हो जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, अदरवाइज वो क्वेश्चंस हर बार आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो कंटिन्यूस आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया। उसके बाद बात आती है थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की। थर्ड टाइप के वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये एक रीसेंट, अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो रीसेंट कंसेप्ट है। रिसेंटली इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? देखिए, जब भी कोई चैप्टर एनसीईआरटी की बुक में इंक्लूड किया जाता है, तो कुछ ना कुछ माइंड में रहता है कि भाई हमें ये चीज़ स्टूडेंट्स को, यहाँ तक ये मैसेज है वो स्टूडेंट तक पहुँचाना है, ये बात है हमें स्टूडेंट को क्लियर करनी है। ओके, यानी कि एक मैसेज कन्वे करता है हर चैप्टर। तो उस मैसेज से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं ना, उनको हम बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया। तो अभी तक हमारे, क्योंकि बाकी सभी चैप्टर्स हो चुके हैं, ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। तो आप अगर लगता है कि क्या एक्चुअली में हम इतना कर लें तो इनफ रहेगा, तो आप बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाइएगा और वहाँ जाकर के आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो आपके एग्जाम में होते हैं। ठीक, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हमारा जियो का 6th चैप्टर है, दैट इज द पॉपुलेशन, जनसंख्या। इस चैप्टर में पॉपुलेशन की बात की गई। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, बेसिक से कंसेप्ट है उनको छेड़ा गया, बिल्कुल डीप में नहीं गए। तो इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बात की गई पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, जैसे हम बात करते हैं कि 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन नियर अबाउट 121 करोड़ थी। तो यहाँ देखिए 121 करोड़ पॉपुलेशन थी। कब थी? 2011 में। कहाँ की थी? इंडिया की थी। तो ये होगी वहाँ की पॉपुलेशन। ठीक, अब इसमें साथ ही साथ बात की कि जो पॉपुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है ना, वो ये होता है कि इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक समान रूप से वितरित नहीं है। तो उसकी भी बात की गई कि क्यों नहीं है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, ऐसा क्यों है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, उससे हमें क्या आइडिया लगता है। उसके बाद जो पॉपुलेशन कंपोजिशन जिसको बोलते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है कि पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लोग हैं वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जैसे जेंडर के बेस पे मेल फीमेल होते हैं, एजुकेशन के बेस पे, ऑक्यूपेशन के बेस पे, एज के बेस पे, ओके, रिलीजन के बेस पे, कल्चर के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, तो लोग हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। तो वो जो कंपोजिशन है उसकी भी बात यहाँ पे की गई। और एंड में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है एनपीपी को, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 को भी डिस्कस किया गया। तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड 1 मार्कर क्वेश्चन को। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे और एंड में हम डिस्कस करेंगे जो कि 2 ही बन रहे हैं, वो है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हमें 1 मार्कर के साथ शुरुआत करनी है। तो हमारा सबसे पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज इंडियाज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। यानी कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी। तो ये थी नियर अबाउट 121 करोड़, 121 करोड़ थी। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड।
पहले नंबर पे चाइना आता है, लेकिन चाइना को हम जल्द ही पीछे छोड़ देंगे। यानी कि अभी एस्टिमेट अगर हम लगाएं तो इस हिसाब से 2045 के आसपास हम चाइना से आगे निकल जाएंगे। ओके, और ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन हो जाती है 17.5% के आसपास वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। यानी कि अगर हम पूरे वर्ल्ड के सभी लोगों की एक लाइन बना दें तो एवरी 6th पर्सन इज एन इंडियन, यानी कि हर छठा व्यक्ति वो भारतीय होगा। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। हमारे पास टोटल एरिया कितना है? 2.4% है। देखिए इतना सा एरिया और इतनी सारी पॉपुलेशन, जितनी भी समस्याएं हैं ना वो सारी की सारी यहीं पे है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था कि 2011 के अकॉर्डिंग हमारी जनसंख्या कितनी थी, तो वो थी नियर अबाउट 121 करोड़। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है हमें बताना है। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज द पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे 1 किलोमीटर ऐसे ऐसे, तो ये हो गया 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें कितने लोग रहते हैं एज एन एवरेज, तो होगी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, जैसे इंडिया की अगर बात करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जो जनगणना, सारे डेटा हमें वहीं से लेने हैं। ठीक, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, तो इट वाज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये वर्ल्ड में थर्ड प्लेस पे आ जाते हैं अगर हम मेन कंट्रीज़ की बात करें। जैसे कुछ ऐसे सिंगापुर हो गया, इस टाइप के भी कुछ नेशंस हमें मिलेंगे जो कि सिटी टाइप के नेशन है। लेकिन अगर बड़े देशों की बात करें तो उसमें हम थर्ड नंबर पे आते हैं। बांग्लादेश और जापान वो हमसे आगे हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो बांग्लादेश की है, 1101 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे। इंडिया की बात करें तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये भी बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट ट्रिपल है ये। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? ठीक, व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इट इज नोन एज द पॉपुलेशन ग्रोथ। कि जब किसी भी जगह की जनसंख्या वो घटती है बढ़ती है तो उसे हम बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, यानी कि चाहे वो घटे चाहे वो बढ़े, उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ ही कहेंगे। सो व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इट इज नोन एज द पॉपुलेशन ग्रोथ, उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है रहेगा कि मेंशन द टाइप्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ है वो मेनली 2 टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव ग्रोथ एंड द नेगेटिव ग्रोथ। व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इंक्रीजेज, जब किसी भी जगह की जनसंख्या वो बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक, पॉजिटिव ग्रोथ, सकारात्मक या फिर इसको धनात्मक वृद्धि कहेंगे हिंदी में अगर हम बात करें तो। जैसे इन 2001 इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 102 करोड़ के आसपास थी और 2011 में होगी 121 करोड़ के आसपास, 121 करोड़ के आसपास, तो बढ़ गई ना। तो ये क्या है? पॉजिटिव ग्रोथ है, इसे हम पॉजिटिव ग्रोथ कहेंगे। नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है कि व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस डिक्रीजेज, जब किसी जगह की जनसंख्या कम होती है, किसी की कोई भी देश हो सकता है, स्टेट हो सकता है, वहाँ की पॉपुलेशन वो कम हो गई। ठीक, कम हो गई तो डिक्रीज हुई ना, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव ग्रोथ। ओके, सो व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीजेस इट इज नोन एज द पॉजिटिव ग्रोथ एंड व्हेन इट डिक्रीजेस इट इज नोन एज द नेगेटिव ग्रोथ। तो ये 2 टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव ग्रोथ एंड नेगेटिव ग्रोथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्स रेशो? सेक्स रेशो क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक, सेक्स रेशो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। यानी कि 1000 मेल पॉपुलेशन, उसके पीछे कितनी फीमेल है उसे हम बोलते हैं सेक्स रेशो। हिंदी में कहें तो इसे बोलते हैं लिंगानुपात। ओके, लिंगानुपात। क्लियर, समझ में आ गया ना? यानी कि 1000 मेल है तो उसके पीछे कितनी फीमेल है, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसे हम बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये एक इंडिकेटर होता है सोशल इक्वालिटी का। अगर फीमेल बहुत कम है इट मीन्स दैट देयर इज अनइक्वालिटी है सोसाइटी में। अगर ये इक्विवेलेंट है इट मीन्स दैट देयर इज ए इक्वालिटी है सोसाइटी में। ठीक, तो ये इंडिकेटर होता है सोशल इक्वालिटी का। सो सेक्स रेशो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द टोटल पॉपुलेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वाज द सेक्स रेशो ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011? 2011 में इंडिया में सेक्स रेशो कितना था, लिंगानुपात कितना था, ये हमें बताना है। तो इट वाज 943, जो कि लास्ट टाइम से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। ठीक, 943 था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेक्स रेशोज?
हमें बताना है कि इंडिया में हाईएस्ट और लोएस्ट सेक्स रेशो कहाँ है। सो हाईएस्ट इट इज़ इन केरला 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यहाँ देखिए फेवरेबल है, फीमेल ज़्यादा है मेल के कंपैरिजन में। और लोएस्ट है इट वॉज इन हरियाणा 879 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। देखिए कुछ जगह पे 800, आप गूगल पे सर्च करोगे 877 मिलेगा। हालांकि उस डेटा को ये जब रो डेटा था, जब फाइनली कैलकुलेट किया गया तो ये निकल के आया 879, तो इसलिए वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको कहीं कहीं मिलेगा। एग्जैक्ट जो डेटा है वो है 879। सो हाईएस्ट जो सेक्स रेशो है इट इज़ इन केरला 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और लोएस्ट है इट इज़ इन हरियाणा 879 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट इज मोस्ट और लीस्ट पॉपुलस। ओके, हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है। सो मोस्ट पॉपुलस अगर स्टेट की बात करें तो इट इज़ यूपी, जहाँ पे नियर अबाउट 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। मान लीजिए हम सपोज कीजिए कि अगर हम यूपी को अलग कंट्री के तौर पे हम सपोज कर लें 1 मिनट के लिए, ठीक, तो ये देखिए कि यूपी है वो कहाँ पर ठहरेगा, ये 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री होगी वर्ल्ड की। चाइना पहले नंबर पे रहेगा, इंडिया 20 करोड़ कम हो गए तो भी उतने पे रहना है, यूएसए 30 करोड़ के साथ 3rd पोजीशन पे है, उसके बाद इंडोनेशिया 22 करोड़ के बाद 4th पोजीशन पे, 5th पे यूपी होगा। ये देखिए, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जनसंख्या कितनी थोक के भाव अवेलेबल है, ठीक। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की अगर बात करें तो है सिक्किम, जहाँ पे लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन है। 7 लाख से कम पॉपुलेशन थी 2011 में। देखिए 7 लाख बिल्कुल बहुत कम पॉपुलेशन हो जाती है। तो मोस्ट पॉपुलस जो स्टेट है दैट इज यूपी विद 20 करोड़ एंड लीस्ट सिक्किम विद लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 10th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ केरला इन 2011। 2011 में केरला का लिटरेसी रेट कितना था। सो इट वाज नियर अबाउट 94%, ये 93.8% था, तो इसको आप नियर अबाउट 94% कह सकते हो। ओके, यानी कि हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो केरला में है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में सबसे कम और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज द पॉपुलेशन डेंसिटी। हालांकि पर माइल स्क्वायर किलोमीटर भी हम कह सकते हैं ना, लेकिन इसको मापा कैसे जाता है, पर स्क्वायर किलोमीटर में मापा जाता है, तो हम इसी यूनिट को लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक, इस टाइप से। और इंडिया की थी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, कब 2011 में। अब इन्होंने पूछा सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ इंडिया में। सो हाईएस्ट इट इज़ इन बिहार, 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये हाईएस्ट इन बिहार। एंड लोएस्ट इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, वैसे गैस कीजिए दिल्ली की कितनी होगी, दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, गैस करके मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 12th जो क्वेश्चन दिया गया। 12th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011। 2011 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, तो वो 74% है। अब देखिए इसको समझ लेते हैं, ये लिटरेसी रेट क्या होता है कि लिटरेसी रेट किसको कैलकुलेट किया जाता है कि इन द पॉपुलेशन ऑफ 7 ईयर्स और अबोव, 7 साल या उससे ऊपर आयु के जो भी होते हैं उनको वहीं से इसको डेटा लिया जाता है कि इन द पॉपुलेशन ऑफ 7 ईयर्स और अबोव हाउ मेनी पीपल कैन रीड एंड राइट एनी वन लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग इज नॉन एज द लिटरेसी रेट। ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है इसको, यानी कि जिसकी एज 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा है और वो अगर किसी एक लैंग्वेज को समझ के साथ विद अंडरस्टैंडिंग रीड एंड राइट कर सकता है तो उसको हम लिटरेट मान लेते हैं। तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 74% लिटरेसी रेट थी इंडिया की, यानी कि 74% ऐसे लोग थे जो किसी एक लैंग्वेज को समझ के साथ पढ़ या लिख सकते थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन है हु आर एडल्सेंट्स। एडल्सेंट कौन से होते हैं, हिंदी में बोलते हैं किशोर, किशोर जनसंख्या किसे बोलते हैं। एडल्सेंट्स आर जनरली ग्रुप्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स। 10 to 19 ईयर्स यानी कि 10 से 19 की एज ग्रुप वाले होते हैं, उनको बोलते हैं एडल्सेंट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन का, क्योंकि ये फ्यूचर होते हैं किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन का, तो आप एडल्सेंट पॉपुलेशन में आते हो। क्लियर।
उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट है 14th, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। देखिए इंडिया में पहली जो सेंसस हुई थी दैट वाज हेल्ड इन 1872, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, ओके, तो ये कंप्लीट नहीं थी। यहाँ पे अगर कंप्लीट वर्ड लगा है तो ये 1881 रहेगा, अगर ये कंप्लीट वर्ड ना लगे हटा दें तो ये 1872 रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। सो व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हेल्ड इन इंडिया, सो इट वाज हेल्ड इन 1881, 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी। उसके बाद एवरी 10 ईयर्स के बाद होती रही है, हालांकि 2021 में कोविड के कारण ब्रेक लग गया, अब आगे पीछे हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। 15th क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ पर्सन बी कंसिडर्ड लिटरेट, कि किसको हम लिटरेट कहेंगे। अभी हमने डेफिनेशन की बात की, अ पर्सन विल बी कंसिडर्ड लिटरेट इफ दैट पर्सन कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग बाय द एज ऑफ 7 ईयर्स, यानी कि जिसकी एज, इफ एनी पर्सन इज ऑफ 7 ईयर्स और अबव 7 ईयर्स एंड ही और शी कैन रीड एंड राइट एनी वन लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग इज कंसिडर्ड एज ए लिटरेट, उसको हम लिटरेट या साक्षर कहेंगे। ठीक। इंडिया अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि हमारे यहाँ पे विश्व की कितनी जनसंख्या रहती है ये हमें बताना है, टोटल पॉपुलेशन कितनी रहती है। सो इट इज़ 17.5% के आसपास। जैसे हमने बात की थी कि नियर अबाउट एवरी 6th पर्सन इज एन इंडियन, हर छठा व्यक्ति भारतीय है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विच ईयर इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया, सो इट इज़ 1921। जो 1921 है इसको ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर कहा जाता है, यानी कि इससे जनसंख्या का सुरूर ही बदल गया था। क्योंकि उससे पहले क्या था, बिफोर 1921 द पॉपुलेशन वाज सम टाइम इंक्रीजिंग, सम टाइम इट वाज डिक्रीजिंग, कभी कम हो रही थी कभी ज़्यादा हो रही थी, लिटिल बिट। लेकिन आफ्टर 1921 पॉपुलेशन ने एक स्पीड पकड़ ली, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। जैसे 1921 में इट वाज 23 करोड़ के आसपास थी, 1951 में इट वाज 36 करोड़, 1981 में इट वाज 68 करोड़। देखिए कितनी जल्दी से तेज़ी से स्पीड पकड़ गई थी। ओके, इसके साथ साथ एक और भी चीज़ थी कि 1921 में पॉपुलेशन पहली बार हमारी डिक्रीज़ हुई थी। जब से हमने पॉपुलेशन सेंसस को शुरू किया था, जनगणना करनी शुरू की थी, तो डिक्रीज़ हुई थी, उसके बाद बढ़नी शुरू हो गई थी, इसलिए इसे एक ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर माना जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन ए पॉपुलेशन इज ए रिजल्ट ऑफ, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें बच्चे ज़्यादा है, ओके, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन है, बच्चे ज़्यादा है उसमें, तो इसका मतलब क्या है, ओके, इट मीन्स दैट हाई बर्थ रेट्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि चाहे वो देश हो स्टेट हो, जहाँ पे अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है इट मीन्स वहाँ पे बर्थ रेट हाई है। क्लियर। उसके बाद 19th हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज द शेयर ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2011। देखिए पॉपुलेशन कंपोजिशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी होता है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है। सो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग नियर अबाउट 31% हमारे यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन थी, यानी कि नियर अबाउट 69% है हमारे यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन है, गाँव में रहती है, इतने % पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती है। देखिए जैसे जैसे कोई कंट्री है वो डेवलपमेंट करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे होता है कि वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी या टर्सरी की तरफ जाती है, तो वैसे वैसे जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाती है, रूरल कम होती जाती है। जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ 75% से लेकर के 90% के बीच में अर्बन पॉपुलेशन है। अपने यहाँ पे धीरे धीरे हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करें अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये था हमारा 19th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्कर। तो इसमें 20th हमारा क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड ए कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। देखिए गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद उन्हें लगा कि भाई जितनी भी समस्याएं हैं ना उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, उनकी शुरुआत होती है कहाँ से, जनसंख्या से। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ओके, लो इनकम, बहुत सारी समस्याएं हैं, क्राइम या ड्रग्स, वो सारी चीज़ें इसी से जुड़ी होती है क्योंकि पॉपुलेशन को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए 1952 में हमने फैमिली प्लानिंग का एक प्रोग्राम था वो लॉन्च किया था कि हमने फोकस करना शुरू कर दिया था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो 1951 में 36 करोड़ थी, अब हम 136 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि हम कितने सीरियस हैं
फैमिली प्लानिंग को लेकर के कितना सीरियस है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने को लेकर के। जैसे देखिए बड़ा एक पॉपुलर सा स्लोगन दिया था हमने, कब दिया था, 1971 में एक स्लोगन हमने दिया था कि हम दो हमारे दो। आपने देखा होगा हम दो हमारे दो। जैसे मैं आपको बताऊं तो 3 इयर्स बैक मैं ऑटो में बैठा था, तो वहाँ पे तभी एक ट्रक आकर के रुकता है साइड में। ट्रक के ऊपर लिखा हुआ था हम दो हमारे दो, उसके नीचे लिखा हुआ था सोनू मोनू पिंकी चिंकी ते अन्नू दी गड्डी। देखिए ऊपर हम दो हमारे दो, नीचे 5 बच्चों के नाम आ गए थे, एक आध को भूल गए होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इससे आइडिया लगता है कि हम कितने सीरियस है। इसीलिए तो हम 36 करोड़ से 1951 में 36 करोड़ थे, हम 136 करोड़ पे पहुंच गए। अब यही नारा है हमारे पड़ोसी देश वाले भी देते हैं, नेपाल वाले, उन्होंने कंट्रोल कर लिया, हम दो हमारे दो, उसके बाद जितने भी हो इंडिया भेज दो। कामयाब है वो, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन खुद की तो वो कंट्रोल कर गए ना। तो यहाँ पे देखिए 1952 में हमने फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था, हालांकि सक्सेसफुल नहीं रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहला फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड हाउ आर ऑक्यूपेशंस जनरली क्लासिफाइड। हमें बताना है ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब व्यावसायिक स्ट्रक्चर कह लीजिए कि कौन से लोग, कितने लोग कहाँ पे काम धंधे करते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। और हमें बताना है कि इसको हम कैसे ग्रुप में बांटते हैं। ठीक, 2 चीज़ें हमें बतानी है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑक्यूपेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन और द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑक्यूपेशन इज नोन एज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कि जनसंख्या को उनके काम धंधे के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में बांटना, उसको हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी कि उनका जो भी ऑक्यूपेशन है। ठीक, अब देखिए जो काम धंधे करते हैं ना हम, वो 2 टाइप के काम धंधे होते हैं। ठीक, एक तो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, कौन सी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी पहली हमारी। ठीक, पहली होगी इकोनॉमिक और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक। देखिए पहली इकोनॉमिक और दूसरी नॉन इकोनॉमिक होगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है कि ऑल दोज एक्टिविटीज फ्रॉम विच वी जनरेट इनकम, जिनसे हमें पैसा मिलता है ना, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, आय होती है, उनको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, ऑल दोज एक्टिविटीज विच डू नॉट जनरेट एनी इनकम, जिनसे आपको कोई इनकम नहीं मिलती। जैसे आप स्कूल आते हो, होमवर्क करते हो, इनकम मिल रही, अभी तो नहीं मिल रही, तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे आपके मदर खाना बना रहे हैं घर पे, तो आप उनको ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का पे करते हो, नहीं करते हो, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। काम तो है ना, जैसे गेस्ट आ गए, आपने चाय पकड़ा दी, आपको पैसा नहीं मिला, नहीं दिया ना घर वालों ने, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन काम है, ये एक्टिविटी तो है। दूसरी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे पैसा मिलता है, इनकम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग इन स्कूल, मैं स्कूल में टीच करता हूँ एंड आई एम गेटिंग इनकम, तो ये क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये। और ये सेम ही फंक्शन अगर मैं करूं कि आस पड़ोस के बच्चों को अगर मैं टीच करने लग जाऊं कहीं पे भी, जिसके लिए मुझे पैसा ना मिले, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। क्लियर, यानी कि डिपेंड करता है कि काम कैसा भी हो, उससे पैसा मिल रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे आपके मदर कुक करते हैं, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज सी इज नॉट गेटिंग एनी सैलरी एंड सेम वर्क इज डन बाय द शेफ इन द होटल, तो वो इनकम ले रहा है, तो भाई वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। तो ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, बहुत सारी है, लिस्टें लंबी हो जाएगी, तो उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें देखिए कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑक्यूपेशन इज रेफर टू एज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है। इसको हम मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इट कैन बी दीज ऑक्यूपेशंस कैन बी डिवाइड इनटू द 3 ग्रुप्स, या 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन हो गया प्राइमरी एक्टिविटीज़। फर्स्ट वन प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वी इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन विच वी यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ लेते हैं जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज द सॉयल, सच एज द फॉरेस्ट, सच एज द वेजिटेशन, सच एज द मिनरल्स, एनिमल्स, इन सबको यूज़ करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं। वो सारी सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग एट्सेट्रा। देखिए खेती करते हैं, कृषि करते हैं ना, किस में आएगा,
ये प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि हम इसमें मेनली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करें, सॉइल का यूज़ करें, वाटर का यूज़ करें। ऐसे ही पशुपालन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, सेम चीज़ें करें हम। ऐसे ही फॉरेस्ट्री, वनों को लकड़ियाँ काटना, कुछ करना ऐसा। फिशिंग हो गया, मछली पालन हो गया, माइनिंग हो गया, खनिजों को निकालना। क्वेरिंग भी होता है, इसमें क्या होता है, खनिजों को खोद के नहीं निकाला जाता, ज़मीन के ऊपर ही होते हैं। तो ये सारी किस में आएगी, ये सभी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आएगी। ओके, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एट प्रेजेंट नियर अबाउट 55% जो लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। क्लियर। उसके बाद बात आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की, कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या किया जाता है कि इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वी गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी प्रोडक्ट। जो प्राइमरी सेक्टर है उससे क्या लेते हैं, हम कच्चा माल लेते हैं, एंड देन वी रिप्रोड्यूस इट, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखिए गन्ना हमने ले लिया, ओके, शुगर केन हमने ले लिया, कहाँ से आया, प्राइमरी सेक्टर से, उससे हमने बना दी शुगर। ये क्या आएगा, ये सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। ओके, फॉर एग्जांपल क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, दैट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक, तो इसमें प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट आएगा, रॉ मटेरियल आएगा और उसको हम नया बना देंगे। व्हेन वी डू द रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हम जब करते हैं, रिप्रोड्यूस हम जब करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें दो चेंज आती हैं, थिंग्स बिकम मोर वैल्यूएबल एंड थिंग्स बिकम मोर यूजेबल। ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है, ज़्यादा यूजेबल हो जाती है। जैसे देखिए चीनी है, गन्ना सस्ता मिलता है, चीनी महंगी मिलती है। गन्ना है, उससे आप जूस बना सकते हो, उसको 1-2 गन्ने चूस लिए, बस इतना कर सकते हो ना। लेकिन जलेबियाँ नहीं बना सकते आप गन्ने से, चाय नहीं बना सकते ना, हलवा नहीं बना सकते, लेकिन आप चीनी से बना सकते हो, गुड़ से बना सकते हो। तो ये यूजेबल ज़्यादा हो जाती है चीज़ें। अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में मेनली आ जाएगा मेन एक्टिविटी। जैसे प्राइमरी में मेन एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी में क्या आएगा, सारी इंडस्ट्रीज। दीज इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी इसी में आ जाएगा। क्लियर। तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी होगी। नियर अबाउट 25% जो लोग हैं वो किस में लगे हैं, वो इसी में 55%, और यहाँ है 25%। उस पर आ जाती है टर्सरी एक्टिविटीज़, इसमें 20% लोग लगे हुए हैं अपने देश में। ठीक, टर्सरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि टर्सरी एक्टिविटी जो एक्टिविटीज़ की बात करें, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी से डिफरेंट है बिल्कुल। कैसे, बिकॉज इट डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग। ये सेक्टर है कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता, क्या देता है, इट प्रोवाइड सर्विसेज, सेवाएं देता है। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, हम कुछ प्रोड्यूस थोड़ी करें, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वो सारे के सारे टर्सरी सेक्टर में आ जाएंगे। इसीलिए इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ओके, तो इसमें आ गया ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग द टीचर्स। ठीक, तो ये हो गए, यानी कि इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, इतना लेंथ ही नहीं जाना, लेकिन मुझे कंसेप्ट क्लियर करना था, इसलिए आपको बताया। सबसे पहले आप बताओगे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन इज नोन एज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर 3 में डिवाइड कर सकते हैं, और एग्जाम्पल दे दोगे उतने में बात बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन क्या है ये हमें बताना है, एंड हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर ऑफ एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन की कितनी कैटेगरीज है। सो द एज कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। देखिए अलग अलग एज ग्रुप में जो लोग बांटे जाते हैं ना, उसे एज कंपोजिशन बोलते हैं। आयु के अकॉर्डिंग हमने एज के अकॉर्डिंग बांट दिया, भाई इतने वाले इसमें आएंगे, इतने वाले इसमें आएंगे, इतने वाले इसमें आएंगे, दैट इज एज कंपोजिशन। सो the number of people in different age groups in a country is known as the age composition, and on the basis of this we can classify the population into the 3 categories. हम जनरली क्या करते हैं सभी देशों में कि हम जो पॉपुलेशन है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं एज कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट आ जाएगा चिल्ड्रन, सबसे पहले कैटेगरी कौन सी आएगी, बच्चों की आएगी। चिल्ड्रन में हम क्या लेंगे, जनरली बिलो 15 ईयर्स, यानी कि 15 से कम वाले इस कैटेगरी में आएंगे। दीज आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, इकोनॉमिकली डिपेंड करते हैं ना, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, भाई काम धंधा थोड़ी करेंगे बच्चे, पढ़ेंगे वो तो। एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर, ये सब कुछ इनको चाहिए होती है। और कौन देता है, जो पेरेंट्स है वो देते हैं। सो दीज आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड दीज आर डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट होते हैं। दीज चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन देयर पेरेंट्स फॉर देयर नीड, अपनी नीड के लिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और कितने कौन से आएंगे, 0 से यानी कि बिलो 15 ईयर्स आ जाएंगे, 15 से नीचे वाले। उसके बाद सेकेंड है वर्किंग एज, एडल्ट भी बोल सकते हैं इनको, 15 to 15 ईयर्स, 15 से लेकर के 59 ईयर्स के यहाँ तक आ जाएंगे। ये जो लोग होते हैं दीज आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि काम धंधा सारा यही करते हैं। एंड बायोलॉजिकली भी ये रिप्रोडक्टिव होते हैं, ठीक, बच्चों को आगे जनसंख्या को बढ़ाते हैं।
दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन, ये किसी भी देश की वर्किंग पॉपुलेशन होती है। एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना तेजी से आगे बढ़ रही है। उस पर तीसरा जो एज ग्रुप में हम इंक्लूड करते हैं दैट इज द एज्ड, ओके, वृद्ध, बूढ़े, बुजुर्ग इसमें आ गए। इसमें हम इंक्लूड करते हैं 59 से ऊपर वाले, अबोव 59 ईयर्स, या ऐसे भी लिख सकते हो 60 ईयर्स और अबोव 60 ईयर्स इसमें आएंगे। दीज कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो भी सकते हैं और कैन नॉट बी, नहीं भी हो सकते, कई बार काम करते हैं कई बार नहीं भी करते हैं, दोनों ही चीज़ें। दो दे मे हैव रिटायर्ड भी हो सकते हैं, दे मे बी वर्किंग वॉलेंटरली, ऐसा भी हो सकता है, बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू द रिक्रूटमेंट। कि ये है कि दीज कैन बी द प्रोडक्टिव और कैन नॉट बी द प्रोडक्टिव, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट इन द मोस्ट केसेस दे डिपेंड्स ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन फॉर देयर नीड्स। ये भी बच्चों की तरह ज़्यादातर वर्किंग जो पॉपुलेशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी नीड के लिए, अपने खाने के लिए, मेडिकल केयर के लिए, कपड़े के लिए, ओके, उन सब नीड के लिए। तो 3 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं एज के अकॉर्डिंग, 0 to 15 चिल्ड्रन, 15 to 59 वर्किंग पॉपुलेशन, और एज्ड 60 ईयर्स और अबोव 60 ईयर्स। ठीक, इसमें से बीच वाले जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिकली, बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि बाकी दोनों ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं वो और अनप्रोडक्टिव होते हैं। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेन फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? पॉपुलेशन में चेंज आना ना कुछ, व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज नोन एज ए पॉपुलेशन चेंज। जैसे आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे, वो 38 रह गए, पॉपुलेशन चेंज है। 42 हो गए, ये भी पॉपुलेशन चेंज है। ठीक, सो व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज नोन एज ए पॉपुलेशन चेंज। एंड देयर आर द 3 फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखिए 3 कारणों से पॉपुलेशन चेंज होती है, उन्हें बोलते हैं 3 फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। फर्स्ट हो गया बर्थ, ओके, बर्थ होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना। सो बर्थ रेट इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। बर्थ रेट क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन ईयर। एक ईयर हो गया, उसमें 1000 लोगों के पीछे कितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ, उसको हम बोलेंगे बर्थ रेट। और जितने बर्थ होंगे वो प्लस हो जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। सो ये हो गया ना पॉपुलेशन चेंज का फर्स्ट फैक्टर। सो इट इज़ द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स, ये लिव वर्ड जरूर यूज करना है, लिव बर्थ्स per 1000 persons in a year is known as the birth rate. Okay, birth means add in the population, population में add हो जाता है, प्लस हो जाता है। उसके बाद सेकेंड है डेथ रेट्स। डेथ रेट क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन ईयर। एक साल में 1000 के पीछे कितने लोगों की डेथ हुई, वो डेथ रेट कहलाता है। डेथ रेट मीन्स हम डिक्रीज करते हैं, माइनस कर देते हैं पॉपुलेशन में से। तीसरा जो फैक्टर होता है जो पॉपुलेशन को चेंज करता है, दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से, जैसे बिहार से दिल्ली आ गए, उत्तराखंड से दिल्ली आ गए, राजस्थान से दिल्ली आ गए, या फिर दिल्ली से मुंबई चले गए, ये क्या माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो दैट इज माइग्रेशन। दिस वन इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये 2 जगह की पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि यूपी से दिल्ली आए, सो यूपी की पॉपुलेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी, दिल्ली की इंक्रीज होगी। ओके, जो इन माइग्रेशन जहाँ पे होगा वहाँ की इंक्रीज होगी, जहाँ से आउट माइग्रेशन होगा वहाँ की डिक्रीज होगी। तो ये भी एक फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज है। सो देयर आर द 3 फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड द माइग्रेशन। इनकी डेफिनेशन भी कर लीजिएगा, इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्कर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, 4th क्वेश्चन है, वाई नॉर्दर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स में हम इंक्लूड करेंगे पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली भी इसमें आ गया, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड असम। ओके, ये इलाका, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड। देखिए यूपी की बात करें, 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार की अगर बात करें तो 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर प्लस उससे भी ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ऐसा क्यों है, ये हमें यहाँ से पूछा गया है। क्लियर? सो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बिकॉज क्यों है? पहला, फेवरेबल क्लाइमेट। यहाँ की जो क्लाइमेट है, द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज नॉट टू, कह सकते हैं कि नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ओके, नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है, इतनी ज़्यादा नहीं ना, गर्म या ठंडी सूटेबल है। तो जहाँ पर क्लाइमेट सूटेबल होती है, मॉडरेट क्लाइमेट होती है, पीपल प्रेफर टू लिव देयर,
पीपल वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पहला ये, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज़ क्वाइट फेवरेबल, इट इज़ मॉडरेट इन नेचर एंड दैट्स वाई पीपल प्रेफर टू लिव हियर, इसलिए लोग यहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पहला ये। अगर बहुत ठंडी होती तो शायद पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, या राजस्थान की ज़रा ज़्यादा गर्म होती तो भी कम होती। ठीक, दूसरा है फर्टाइल सोयल। दिस नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, द नॉर्दर्न प्लेन इज़ हैविंग वेरी रिच, वेरी फर्टाइल एलुवियल सॉइल। ओके, ये पूरा जो है इंटायर नॉर्दर्न प्लेन इज कवर्ड विद द एलुवियल सॉइल। एंड एलुवियल सॉइल की बात करें तो एलुवियल जो सॉइल है दैट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ओके, एंड दैट प्रोवाइड द बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बेस प्रोवाइड करती है। एंड दैट इज द मेन रीजन, दैट इज ऑल्सो द मेन रीजन दैट दिस एरिया इज डेंसली पॉपुलेटेड। ये भी एक मेन कारण है। देखिए यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, कौन सी है? एलुवियल सॉइल है, जिसको हिंदी में हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, बहुत उपजाऊ है। तो यहाँ पे इसके कारण ज़्यादा अच्छी खेती होती है, इसलिए भी लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि खेती होगी तो खाने के लिए कुछ मिलेगा, अनाज मिलेगा, तो हमेशा से पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा रही है। थर्ड वन इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। वी नीड द वाटर, वी नीड द वाटर फॉर आवर ओन सर्वाइवल टू। दिस एरिया इज क्वाइट रिच इन द वाटर रिसोर्सेज टू, सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम दिस रीजन, हजारों नदियाँ इस रीजन से बहती है, तो इसलिए भी यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। मान लीजिए राजस्थान की तरह होता है या कहीं पे भी ड्राई एरिया होता तो पॉपुलेशन नहीं मिलती यहाँ पे, तो एक ये भी कारण है। उसके बाद है वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ क्वाइट डेवलप्ड, वेदर इट इज़ द रेलवेज, वेदर इट इज़ द रोडवेज और इट इज़ द एयरवेज की बात करें तो सारा वेल डेवलप्ड है। तो ये भी एक मेन रीजन है। जैसे हम हिली एरिया की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, वहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन क्यों है? बिकॉज देर इज़ अ लैक ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कमी है, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, तो एक ये भी रीज़न है यहाँ पे। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू द वेल डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, सो मेनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर देयर, यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज भी सेटअप है, तो इसलिए भी लोग यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि काम धंधा मिल रहा है। ये हो गया। इसके अलावा दिस वन इज़ ए प्लेन एरिया, ये समतल इलाका है, तो इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स, रेलवेज़ और कैनाल एटसेट्रा, तो इसलिए भी यहाँ जनसंख्या ज़्यादा। कुछ भी लिख सकते हो, कई सारे और कारण भी हो सकते हैं, तो इसमें से 3 या 4 कारण को आप थोड़ा सा जो भी रीज़न है उनको एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। बहुत कम चांस है इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में पूछे जाने के, लेकिन पता नहीं क्या सोच के मैंने इंक्लूड कर लिया कि हो सकता पूछ ली। NPP 2000, देखिए एक पॉलिसी लेके आए थे जनसंख्या के लिए हमने। ओके, तो वो क्यों लेकर के आए थे? हमें 2, 3, 4 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए कि इसलिए लेके आए थे। सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द NPP 2000। फर्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव था, इसमें जो इंक्लूड किया गया, प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। इसमें इंक्लूड किया गया था कि 14 ईयर्स की एज तक सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है, इसमें ऑब्जेक्टिव टारगेट तय किया गया था। ओके, प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू all up to the 14 years of age. Second, reducing the infant mortality rate to the below 30 per 1000 live births. दूसरी ये था कि जो शिशु मृत्यु दर है, जिन बच्चों की डेथ 1 साल पूरा होने से पहले ही हो जाती है, तो वो काफ़ी हाई है अपने देश में, तो उसको कम करना। यानी कि इसमें क्या फोकस था? इसमें फोकस था कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन वो क्वालिटी पॉपुलेशन होनी चाहिए, बीमार नहीं होनी चाहिए, अनपढ़ पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, कम से कम ये इंश्योर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, और सेकंड है रिड्यूसिंग द इन्फेंट। सेकंड जो टारगेट था इस पॉलिसी का, रिड्यूसिंग द इन्फेंट मोर्टलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लीव बर्थ्स। थर्ड है प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, कि गर्ल्स की मैरिज है उसको डिले करना, सो दैट वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन, को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि उसके बाद दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन, बाद में वो अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे। ओके, इसके बारे में जैसे अभी तो चर्चा ये भी चल रही है कि अभी 18 ईयर्स है मिनिमम एज, वो उसको 21 तक ले जाया जा सकता है, शायद ऐसा कुछ भी एक्ट के बारे में सोचा जा रहा है। तो ये भी इसमें टारगेट रखा गया कि प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर द गर्ल्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, को कंट्रोल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ये भी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द एडल्सेंट गर्ल्स फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज। गर्ल्स को स्पेशली इस चीज़ के बारे में अवेयर करना, उनको अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज है उसको रोकना, ये भी इस पॉलिसी का, इस जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। इसके साथ साथ मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स सर्विसेज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए
जो भी कॉन्ट्रसेप्टिव्स अवेलेबल होते हैं वो ईजिली अवेलेबल हो, हर जगह पे अवेलेबल हो, उसके बारे में लोग अवेयर भी हों। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। यानी कि इसमें देखिए दो चीज़ों पे जोर दिया गया था। एक तो टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, कि हमें एक्ट भी नहीं लेके आना लेकिन कंट्रोल भी करना है, और दूसरे ये था कि जितनी पॉपुलेशन है उसको क्वालिटी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो ये कुछ एम्स थे इसमें, जैसे कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम करना, ओके, मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, ऐसी गर्ल्स की मैरिज को डिले करवाना, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ को रोकना, या जो कॉन्ट्रसेप्टिव सर्विसेज है वो एक्सेसिबल या अफोर्डेबल रेट के ऊपर हर जगह पे अवेलेबल हो, टू कंट्रोल द, और जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है उसको कंट्रोल करने के लिए या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्कर को। यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में जो पॉपुलेशन है दैट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे देखिए यूपी में 20 करोड़ पॉपुलेशन है, और एक तरफ देखिए सिक्किम में नियर अबाउट 6 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, ओके। एक तरफ देखिए कि जो बिहार है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, और एक तरफ अरुणाचल प्रदेश में 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए बहुत डिफरेंस है ना। तो ये ऐसे क्यों है, बराबर क्यों नहीं बन रही, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा क्यों है? तो ये यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि इसके पीछे कौन से रीज़न होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला, क्लाइमेट। इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री देर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें दैट इज़ टू कोल्ड क्लाइमेट। इन राजस्थान देर इज़ अ टू हॉट क्लाइमेट, ओके। एंड इन द कोस्टल एरिया इन द नॉर्दर्न प्लेन देर इज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट, वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है। सो ड्यू टू दिस वेरिएशंस देर इज़ ए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। इसके कारण अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। जैसे पीपल प्रेफर टू लिव इन द मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट होती है ना, वहाँ रहना पसंद करते हैं, ठीक। तो एक कारण यहाँ पर ये है कि क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो एक जैसी नहीं है, एक जैसी होती शायद एक बराबर बनती होती, ठीक। उसके बाद सेकेंड है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स देर आर द वेरियस रिलीफ फीचर्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया था। इन द नॉर्थ देर इज ए माउंटेन रीजन, देन साउथ की तरफ जाएं प्लेन रीजन, जो नॉर्थ यानी माउंटेन हिमालयन के साउथ में हम बात करें तो प्लेन रीजन, देन डेजर्ट इज देयर, देन प्लेट्यू रीजन इज देयर, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। सो डिफरेंट टाइप ऑफ द रिलीफ फीचर्स आर देयर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज, एंड दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल। जो पॉपुलेशन है उसकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे एक ये भी कारण है, बिकॉज पीपल प्रेफर टू लिव इन द प्लेन एरिया। लोग प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं, दे डू नॉट प्रेफर टू लिव इन द हिली रीजन्स और द डेजर्ट रीजन, वहाँ पे लोग कम रहते हैं, तो इसके कारण भी वो डिफरेंस क्रिएट हो गया। तीसरा, सॉइल फर्टिलिटी। इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अलग अलग भागों में अलग अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है। जैसे मेनली अगर हम बात करें तो मेनली 6 टाइप की सॉइल मिलती है, मेनली मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज 8 टाइप्स की है, लेकिन मेनली 6 टाइप की सॉइल मिलती है। एंड आउट ऑफ दीज 6 टाइप ऑफ सॉइल्स एलुअल एंड ब्लैक सॉइल इज मोर फर्टाइल, ये ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक। सो पीपल प्रेफर टू लिव इन द सॉइल फर्टाइल सॉइल रीजन बिकॉज दैट इज द बेस ऑफ द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का बेस होते हैं, तो जहाँ पर ये फर्टाइल सॉइल मिलती है ना, वहाँ जनसंख्या पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। Water is very important for survival, for the growth of the vegetation, for the development of agriculture, industries, etc. So people prefer to live in those areas where water is easily available. For example, in Rajasthan there is a low density of population just because of the non availability of the water, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं मिलता, तो वहाँ पे जनसंख्या हमेशा कम रहेगी। तो एक ये भी फैक्टर है कि सब जगह एक बराबर नहीं है, कहीं पे पानी है कहीं पे नहीं है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। उसके बाद परसेपिटेशन या रेनफॉल इसमें कर सकते हो। वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना एग्रीकल्चर के लिए या बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। सो द प्लेसेस वेयर द रेनफॉल इज़ लो, जहाँ पर रेनफॉल कम होती है वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होती है। फॉर एग्जांपल जो अपनी रेनफॉल है दैट डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू टुवार्ड्स द वेस्ट, जैसे वेस्ट बंगाल से कम होती जाती है, एंड एज वी आर मूविंग टुवार्ड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ हम जाते हैं तो पॉपुलेशन भी कम होती जाती है। तो रेनफॉल है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। द एरियाज विच आर नॉट रिसीविंग द एडिकेट रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा पर्याप्त बारिश नहीं होती, वहाँ पे जनसंख्या हमेशा कम रहती है। फॉर एग्जांपल इन राजस्थान, ठीक। तो ये भी एक कारण है कि ये बारिश एक बराबर होती तो हो सकता
बराबर हो जाती। इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देर इज ए लैक ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे है ही नहीं। ओके, सो पीपल डू नॉट प्रेफर टू लिव देयर, इसलिए लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है वहाँ पे पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होती है। देखिए ये भी रीज़न है। इसका मिनरल्स की बात करें, द प्लेसेस वेयर मिनरल्स आर फाउंड, जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं वहाँ पे जनरली पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। द प्लेसेस विच आर हैविंग द मिनरल्स दीज आर टेंड टू हैव द हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में क्या है, इंटायर राजस्थान में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, लेकिन वहाँ पे खेतड़ी, देयर इज ए प्लेस, वहाँ पे कॉपर मिलता है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जहाँ मिनरल्स मिलेंगे वहाँ पे काम होगा। द प्लेसेस वेयर मिनरल्स आर देयर देन देयर विल बी द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होगी एंड वो अट्रैक्ट करेगी एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को, तो पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होगी। ऐसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, द प्लेसेस विच आर हैविंग द इंडस्ट्रीज़, सो देर आर द मोर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द जॉब, वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। सो इंडस्ट्रीज ऑलवेज अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं एंड जनरली दीज इंडस्ट्रियलाइज्ड जो एरिया होते हैं दे आर हैविंग हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। ऐसे ही अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज होते हैं दे वर्क एज ए पुल फैक्टर के तौर पे काम करते हैं, चुंबक के तौर पे काम करते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड द एजुकेशन फैसिलिटीज़, दे प्रोवाइड द जॉब फैसिलिटीज़, दे प्रोवाइड द मेडिकल फैसिलिटीज़, दे प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, सिक्योरिटीज़, ओके, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, कई सारी चीज़ें देते हैं। सो पीपल हैविंग द बेटर इनकम और इन सर्च ऑफ दीज थिंग्स दे मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू द अर्बन एरियाज एंड जनरली अर्बन एरियाज होते हैं दे हैव द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनमें से कुछ फैक्टर्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं और इसके कारण जनसंख्या एक बराबर नहीं होती। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है, राइट डिटेल नोट ऑन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। हमें बताना है कि इंडिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन वी कैन क्लासीफाई और वी कैन डिवाइड द कंट्री इनटू 3 ग्रुप्स। हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आ जाएगा एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन जहाँ घनी जनसंख्या, ज़्यादा जनसंख्या है। इट इंक्लूड्स एरियाज हैविंग मोर देन 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कि इसमें हम कौन से एरियाज को लेंगे, उन एरिया को लेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 500 है। ओके, सो एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन इट इंक्लूड्स द एरियाज विच आर हैविंग द पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इट इंक्लूड्स, इसमें आ जाएगा बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा। ओके, ये सब कुछ आ जाएंगे। अगर इसको डिटेल में जाना चाहो तो आप डिटेल में बता सकते हो कि वाई, आप बताओगे फेवरेबल क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ वो सारे फीचर पॉजिटिव मिलेंगे, मॉडरेट वाले हैं वो मॉडरेट मिलेंगे, और जहाँ पे कम है वहाँ पे वो उल्टे मिलेंगे, मतलब उन चीज़ों की कमी मिलेगी। तो ऐसा इसको बड़ा भी लिख सकते हो, अदरवाइज इतने में काम चलेगा। उसके बाद दूसरा एरियाज ऑफ मीडियम पॉपुलेशन, कौन से आएंगे? इट इंक्लूड्स एरियाज हैविंग द पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन 251 टू 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में के बीच में जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है तो उनको हमने ले लिया कि ये मॉडरेट या मीडियम पॉपुलेशन वाले एरिया है। इसमें कौन से आएंगे? इट इंक्लूड्स द स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात एटसेट्रा, ये इसमें आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट पॉपुलेशन है। 251 से 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के बीच में पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे। थर्ड आ जाएगा एरियाज ऑफ लो पॉपुलेशन, इट इंक्लूड्स द एरियाज हैविंग द लेस दैन 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी वो 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। इसमें कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एटसेट्रा। दीज एरियाज आर हैविंग, इनमें से ज़्यादातर एरियाज़ की बात करें, दीज आर द हिली एरियाज ज़्यादातर हैं, और देर इज़ ए लैक ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, वो यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाया है। ओके, और द क्लाइमेट इज़ नॉट दैट मच सूटेबल हो सकता है। तो ऐसे कुछ रीज़न मिलेंगे जिसके कारण यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। ओके, तो हम पॉपुलेशन के बेस पे कंट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में, एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, एरियाज ऑफ मीडियम पॉपुलेशन, एरियाज ऑफ लो पॉपुलेशन। फिर उसके बाद बताएंगे कि इसमें कौन से ले रहे हैं। पहले में ले लिया हमने 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा वाले, दूसरे में ले लिया 251 से 500 वाले, तीसरे में ले लिया लेस दैन 250 वाले, और फिर हमने स्टेट्स के एग्जांपल दे दिए। तो इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाता है।
तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने डिस्कस किया कि इस चैप्टर के कौन से रहेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, छोटा सा कमेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर बार कमेंट करते हैं, तो वो जो आपके कमेंट्स आते हैं ना, अच्छा लगता है। कई बार तो कुछ स्टूडेंट्स का तो वेट रहता है कि हाँ भाई उसका कमेंट आया नहीं अभी तक। तो आपकी तरफ से काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये चैप्टर, एक चैप्टर रहता है, पब्लिश कर दीजिए। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन आ गया फाइनली। और इसके साथ साथ आपका एनुअल एग्ज़ाम है, उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम पब्लिश कर चुके हैं। मैथ वर्क जितना भी बनता है वो टोटल मैथ वर्क हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। तो अगर और कुछ भी रहता है तो बता दीजिएगा, वो हम पब्लिश कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।